जी, आज हम स्टार्ट करते कॉलम क्रोमेटोग्राफी को। पहले हम टीएलसी और पेपर को पढ़ चुके हैं। आज हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी को देखना है जी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो थी डीटी डे ने 1900 में ये डिस्कवर की थी। और इसके साथ एम स्वेट, ठीक है जी, ये भी साथ इनके मौजूद थे। तो इन दोनों ने ये मिलकर डिस्कवर की थी। ठीक है जी। हु इज मोहम्मद मूसा? मोहम्मद मूसा कौन है जी? मोहम्मद मूसा। अपना नाम बताएं वरना आपको मीटिंग से रिमूव कर दिया जाएगा। शाजिया खान सर। तो अपने नाम से ज्वाइन किया करें। ओके। डीटी डे और एम स्वेट ने जी ये टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी ये वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेथड है सेपरेशन का। मोस्ट यूजफुल मेथड होता है ये सेपरेशन के लिए। ठीक है। ये सॉलिड्स और लिक्विड्स, ये दोनों को सेपरेट करवा सकता है, सॉलिड्स को भी और लिक्विड्स को भी। इसको आप सॉलिड लिक्विड टेक्निक भी कह सकते हैं। ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी को आप सॉलिड लिक्विड टेक्निक भी कह सकते हैं, जिसमें आपका जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड है और मोबाइल फेज जो है वो लिक्विड होता है। ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है वो हम देखते हैं। जब आप एक मिक्सचर को मोबाइल फेज के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं या डिसॉल्व करते हैं मोबाइल फेज में, और फिर आप उसको कॉलम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं वो डिफरेंट रेट के साथ मूव करते हैं। उनकी जो विलासिटी होती है या उनका जो रेट होता है वो डिफरेंट होता है। और ये डिपेंड करता है उनकी रिलेटिव अफिनिटीज के ऊपर कि कौन ज्यादा फास्ट मूव करेगा और कौन स्लो मूव करेगा। ये डिपेंड किस पे करेगा? रिलेटिव अफिनिटी के ऊपर। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कुछ कंपोनेंट जैसे ए बी है, ये स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं, तो ये ज्यादातर टाइम स्टेशनरी फेज के साथ स्पेंड करेंगे। जबकि सी और डी मैं कहता हूँ ये मोबाइल फेज के साथ मूव करते हैं या इनके साथ इंटरेक्शन रखते हैं, तो ये जल्दी इल्यूट हो जाएंगे, ये जल्दी नीचे आ जाएंगे, इनकी सेपरेशन जल्दी हो जाएगी। लेकिन ये सारा काम है ये अफिनिटी के ऊपर है कि किसकी किसके साथ ज्यादा अफिनिटी होती है। ठीक है। जो प्रीवियस हम पढ़ के आए हैं वही काम यहाँ पर है। यहाँ पर बेसिकली बैंड बन जाते हैं और बैंड की आप इजीली सेपरेशन करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है जी? ये आपके पास एक कॉलम है। ठीक है। यहाँ पर आप कार्टन रखते हैं, कार्टन, कार्टन और ग्लास होता है। ठीक है। ग्लास वूल, ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है लीकेज ऑफ स्टेशनरी फेज, लीकेज ऑफ स्टेशनरी फेज। ये स्टेशनरी फेज की लीकिंग को रोकता है। ठीक है। फिर उसके बाद आप स्टेशनरी फेज ऐड कर देते हैं।
ये मैंने लेट्स सपोज स्टेशनरी फेज ऐड कर दिया। जैसे कि सिलिका जेल पीछे भी हम देख कर आए हैं, सिलिका जेल हमने यहाँ पर लोड कर दिया कॉलम में। अब आपने मिक्सचर था कंपोनेंट का, ठीक है, उस मिक्सचर को प्लस मोबाइल फेज को आपने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा जी, जैसे ही मोबाइल फेज मूव करेगा, रन करेगा, तो जो कंपोनेंट का मिक्सचर होगा वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो कॉलम होगा आपका ये इस तरह से फिर चेंज होगा। यहाँ पर बैंड फॉर्मेशन हो जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ एक बैंड बन गया, यहाँ एक बैंड बन गया, यहाँ एक बैंड बन गया दरमियान में। तो ये ए बैंड है, ये बी और ये सी है, तीन बैंड हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसका जो मुंह है उसको ओपन करेंगे आप, प्लग लगा होता है ना यहाँ पर साथ, उसको ओपन करेंगे तो पहले ए बैंड जो है वो सेपरेट हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर इस तरह आपके पास सी बैंड हो जाएगा। तो ये जनरल इसकी वर्किंग है कॉलम क्रोमेटोग्राफी की, ठीक है। यूजुअली जो कॉलम होते हैं वो 1:10 वाले यूज किए जाते हैं। 1:10 सेंटीमीटर वाले कॉलम जो होते हैं वो अमूमन यूज किए जाते हैं। इससे क्या मुराद है कि आपके जो कॉलम की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर होती है अमूमन, और जो विड्थ है वो आपके पास 1 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये 1:10 वाले कॉलम, या फिर आप यूज कर सकते हैं 1:30 वाले कॉलम। अच्छा, कॉलम की जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी एफिशिएंसी इंक्रीज होती जाएगी, ये बात आपने नोट करनी है। कॉलम लेंथ बढ़ने से सेपरेशन अच्छी होती है। यहाँ पर स्पोर्ट कौन सी आप लेते हैं, यहाँ पर आप कोई ना कोई स्पोर्ट भी ले सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस देखा था। लेट्स सपोज ये आपके पास कोई स्पोर्ट है, ये मैं कहता हूँ स्पोर्ट है, ये वाली। अब इसके साथ आकर जो आपका कंपोनेंट था वो लग जाता था। तो यहाँ पर भी आप स्पोर्ट का तो हम यूज करते आ रहे हैं, प्रीवियस भी आपने देखा है। तो कोई ना कोई स्पोर्ट आप यहाँ पर भी यूज कर रहे होते हैं, वो आगे हम देखेंगे फिर। अब हम बात करते कॉलम और उसकी करेक्टरिस्टिक्स की, कि कौन कौन सी खसूसियात होती है कॉलम की। बेसिकली कॉलम जो होता है ये हॉलो ट्यूब होती है, आपने देखा होगा कॉलम को, हॉलो ट्यूब होती है। और तमाम का तमाम प्रोसेस जो होता है ये कॉलम के अंदर ही हो रहा होता है, इनसाइड कॉलम, आउटसाइड कोई काम नहीं हो रहा। सेपरेशन जितनी भी हो रही है इनसाइड कॉलम हो रही है। कॉलम जो होता है यूजुअली ये ग्लास, ये पूछ लिया जाता है, या स्टेनलेस स्टील से बना होता है, स्टेनलेस स्टील से बना होता है, ठीक है। ज्यादातर जो कॉमनली या आप कह सकते हैं जो लेबोरेटरीज में यूज होते हैं वो ग्लास से बने होते हैं। कॉलम जो होते हैं वो डिफरेंट शेप, साइज और डिजाइन के अवेलेबल होते हैं। शेप, साइज एंड डिजाइन के कॉलम आपको मुख्तलिफ मिल सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ, ये आपके पास एक इस तरह का कॉलम हो सकता है। एक कॉलम लेंथ में इंक्रीज कर सकता है, या कॉलम की चौड़ाई बढ़ सकती है। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स के कॉलम हो सकते हैं। अच्छा जी, तो अगर मिसाल के तौर पर आपका जो मिक्सचर का कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर की अगर हम बात करें, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, मैं आपसे कहता हूँ कि एक वाटर है,
एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट। और एक अमोनिया है और एक आपके पास है HF। अब आप यहाँ पर एक बात नोट करें कि तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जी तीनों में, और तीनों के तीनों की एफिनिटी जो है ऑलमोस्ट सेम है, मतलब पोलर इन नेचर है। अफिनिटी इनकी बड़ी सेम है। इनको सेपरेट करवाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे कंपोनेंट जिनकी पोलैरिटी नियरली सेम हो, नियरली सेम, उनके लिए आपको लॉन्ग कॉलम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सेपरेशन अच्छी होती है। मैंने पहले भी आपको बात बताई है, लॉन्ग कॉलम क्या करता है, सेपरेशन अच्छी करता है। ठीक है। अगर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर जो हैं वो डिफरेंट अफिनिटी रख रहे हैं, एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है, डिफरेंट अफिनिटी है जी उनकी, तो फिर आप कॉलम जो होगा वो शॉर्ट यूज करेंगे, क्योंकि ये तो इजीली आप सेपरेट कर लेंगे। मसला तो वहां पर आएगा ना जहां पर एक दो सब्सटेंसेस हैं और दोनों की दोनों पोलर हैं, फिर सेपरेशन जो होगी वो प्रॉब्लम काज करेगी आपके लिए। तो वहां पर फिर आपने लॉन्ग कॉलम यूज कर लेना है। तो ये तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि कॉलम क्या होता है और उसकी क्या क्या खसूसियात होती हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन डिफ्यूजन डिफरेंस ऑफ फ्लो रेट ऑफ मोबाइल फेज। ये टाइप्स हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी की, बेस्ड किस पर कर रही हैं, फ्लो रेट ऑफ मोबाइल फेज, डिफरेंस इन फ्लो रेट ऑफ मोबाइल फेज। मोबाइल फेज के फ्लो रेट पर ये डिपेंड कर रही हैं। यूजुअली पहला है हमारे पास ग्रेविटी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये जो होता है ये कॉमनली लैब में इस्तेमाल हो रहा होता है। इसमें मोबाइल फेज जो होता है वो मूव करता है थ्रू स्टेशनरी फेज बाय द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आप ऊपर से मोबाइल फेज लोड करवाते हैं इसमें, और आपका मोबाइल फेज ये ग्रेविटी की एक्शन की वजह से मूव कर रहा होता है। तो इसको आप ग्रेविटी कॉलम क्रोमेटोग्राफी का नाम दे सकते हैं। ठीक है, पहली तो ये है। दूसरी आ जाती है आपके पास फ्लैश क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है कि आपके पास ये कॉलम है, लेट्स सपोज ये कॉलम है जी। आप क्या करते हैं, यहाँ पर हाई प्रेशर पास करवाते हैं, हाई प्रेशर एयर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन वगैरह आप यहाँ पर पास करवा रहे हैं, और उससे क्या होगा कि जो फ्लो होगा मोबाइल फेज का वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो मोबाइल फेज का फ्लो बाजुकात कम होता है, उसको इंक्रीज करवाने के लिए आप क्या करते हैं, हाई प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मोबाइल फेज का जो फ्लो रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसको आप फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी का नाम दे सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपके पास थर्ड जो टाइप है वो है लो एंड मीडियम प्रेशर कॉलम। लो एंड मीडियम प्रेशर कॉलम, यहाँ पर जो मोबाइल फेज की मूवमेंट होती है वो किसी पंप की मदद से एक्सेलरेट करवाई जाती है। ठीक है, यहाँ पंप लगाया जाता है। पंप क्या करता है, वो जनरेट करता है लो और मीडियम प्रेशर को। ठीक है, और जो कि मोबाइल फेज का जो रेट होता है वो इंक्रीज कर देता है, और टाइम जो होता है सेपरेशन का वो कम हो जाता है। ठीक है।
मतलब कि यहाँ आपका कॉलम था, इस तरह से ये आपका कॉलम था, ये सिस्टम है। ये यहाँ पर आपका मोबाइल फेज रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ आपका पंप लगा हुआ है। अब क्या होगा कि जो पंप होगा वो मोबाइल फेज को खींचेगा और कॉलम तक लेकर आएगा, स्पीड इंक्रीज करवाएगा ना मोबाइल फेज की, पंप जो होगा, ठीक है। और ये मोबाइल फेज जो होगा इसकी मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी, और जो सेपरेशन होगी उसका जो ड्यूरेशन होगा, टाइम पीरियड होगा, वो भी कम हो जाएगा। तो इसको आप लो एंड मीडियम प्रेशर कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, यानी ये लेस प्रेशर पर हो रही है। इसके बाद आ जाता है वैक्यूम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। वैक्यूम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात हमने करनी है अभी। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जहां पर भी आप क्या कर रहे हैं कि जो मूवमेंट होती है मोबाइल फेज की, वो आप क्रिएट कर रहे हैं बाय यूजिंग वैक्यूम पंप। यहाँ पर आप ले रहे हैं वैक्यूम पंप, ठीक है, वहां पर आप लो प्रेशर वैक्यूम पंप इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर भी आप वैक्यूम पंप ले रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो सेटअप होता है वो डिफरेंट होता है। ये आपका कॉलम है, यहाँ से मैं कहता हूँ कि आपने वैक्यूम पंप लगा दिया, यहाँ पर वैक्यूम पंप आपने लगा दिया। अब वैक्यूम पंप क्या करेगा, इसका जो प्रेशर होगा, जो आपका ये कॉलम है उसके प्रेशर को कम करेगा, ठीक है ना, प्रेशर को एक्सेलरेट करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ऊपर जो मोबाइल फेज यहाँ पर रखा होगा वो नीचे की तरफ आता जाएगा, मोबाइल फेज जो होगा उस पर ज्यादा प्रेशर लगेगा और वो नीचे की तरफ आता जाएगा। तो इसमें ये सिस्टम होता है जी कि वैक्यूम क्रिएट करते हैं यहाँ पर आप ना, वैक्यूम क्रिएट करते हैं और मोबाइल फेज जो होता है उसका फ्लो रेट इंक्रीज हो जाता है। और ये ज्यादातर इंडस्ट्रीज में ये मेथड यूज होता है। ठीक है, ये भी आपने बात याद रखनी, वैक्यूम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। फिर आ जाता है प्रेशर हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसको आप एचपीएलसी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप ना जो सिलिका जेल होता है यानी स्टेशनरी फेज होता है वो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में ले लेते हैं। फाइनली डिवाइडेड यानी बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसके। इससे क्या होता है कि सेपरेशन पावर जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। ये हम सारी बातें जो ये टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो रेट अब मोबाइल फेज है। सेपरेशन पावर यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगी, कैसे, यहाँ पर एक काम होता है कि जो फ्लो रेट होता है मोबाइल का वो डिक्रीज हो जाता है। फ्लो रेट जो होता है मोबाइल का, मोबाइल फेज का, वो डिक्रीज कर जाता है सेवरली, ठीक है। और इससे फिर हम क्या करते हैं कि हाई प्रेशर पंप जो होते हैं वो यूज करते हैं यहाँ पर ना, इसीलिए तो इसको एचपीएलसी बोलते हैं, हाई प्रेशर पंप यूज कर रहे होते हैं।
हाई प्रेशर पंप क्या काम करते हैं कि वो जो मोबाइल फेज का रेट होता है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है जी, मोबाइल फेज के रेट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। अब देखें ये क्यों, कैसे और क्यों ये डिक्रीज होता है। देखें, अब ये आपके पास है बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स, पत्थर हैं, लेट्स सपोज ऐसे पड़े हैं। अब आपने ऊपर से इनमें अगर आप पानी या मोबाइल फेज को पास आउट करवाएंगे तो जो पानी होगा वो इजीली आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, वेरी इजीली मूव कर जाएगा। लेकिन अब आपने इनको डिवाइड कर दिया है, तोड़ दिया है, तो अब ये जर्रात की शक्ल में आ गए हैं इस तरह से। अब आपको नहीं लगता कि मोबाइल फेज जो होगा वो इतनी आसानी से मूव नहीं करेगा, उसका जो फ्लो रेट होगा वो कम हो जाएगा। फ्लो रेट उसका क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। ठीक है, सैंड पार्टिकल जैसे ले लें आप, तो यहाँ पर जो आपके मोबाइल फेज का रेट होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ फिर आप क्या करते हैं, हाई प्रेशर पंप लेते हैं, जिससे क्या होता है कि क्विकली मोबाइल फेज यूज हो जाता है आपका। ठीक है, यहाँ एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में ले लेते हैं ना तो एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है एक्चुअल में। ये वैसे है, मैंने सरफेस केमिस्ट्री में आपको ये बातें बताई हुई हैं। फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में लेने से एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है, मोबाइल फेज का रेट कम होता है। आपको पता है मोबाइल फेज का रेट फिर हम कैसे बढ़ाते हैं, हाई प्रेशर पंप लगाकर। डेट्स वाई इसको आप एचपीएलसी बोलते हैं। ये सारी एचपीएलसी यही है जो मैंने अभी आपको बताई है। अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज की बुनियाद पर हम टाइप्स को देख लेते हैं जी। पहली है हमारे पास लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, इसको आप कॉलम एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकते हैं। कॉलम एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी इसको आप बोल सकते हैं, या इसको आप एक और नाम भी होता है क्लासिकल क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है जी कि स्टेशनरी फेज आपका सॉलिड होता है, जो बात याद रखने वाली है, और जो मोबाइल फेज होता है आपका वो लिक्विड होता है। ठीक है, ये दो बातें आपने याद रखनी। फिर आपके पास आ जाती नेक्स्ट जो टाइप है वो है जी लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को आप कॉलम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकते हैं। जैसे हमने पीछे भी देखा था पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप थी, कॉलम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर स्टेशनरी फेज और जो मोबाइल फेज होता है आपका, ये दोनों के दोनों लिक्विड इन नेचर होते हैं। स्टेशनरी फेज भी और मोबाइल फेज भी जो होता है, ये दोनों के दोनों आपके पास क्या होते हैं, लिक्विड इन नेचर होते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो पांच टाइप्स जो हम बार बार देख कर आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, तो पांच तरह की हो सकती है। उनमें जो नंबर वन पे है वो है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इसकी एग्जांपल आ जाती है आपके पास टीएलसी, एचपीएलसी। फिर आपके पास आ जाती है पार्टीशन, इसकी लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जैसे अभी देखा है हमने, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी हो गई, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गई, या लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होगी। फिर आपके पास आ जाता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी।
तो ये HPLC इसकी एग्जाम्पल हो सकती है। फिर आ जाती है आपके पास 4 नंबर पे साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। फिर और लास्ट में आ जाती है अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। इन दोनों की एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो ये DNA जो सैंपल है अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में ये इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। और साइज एक्सक्लूजन में भी आप जो होता है इसको यूज कर सकते हैं। ये 5 टाइप थी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जो पहले भी हम देख चुके हैं। इसके बाद आ जाता है जी प्रेपरेशन ऑफ कॉलम। कॉलम को कैसे प्रिपेयर करना है हमने। सबसे पहले जो प्रीवियस काम जो मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले तो आपने एक कार्टन प्लग लेना होता है, वो बॉटम में प्लेस कर देना है जी कार्टन प्लग को, ठीक है। फिर आपने उसके अंदर स्टेशनरी फेज को लोड कर देना होता है। और अब ये स्टेशनरी फेज की लोडिंग के 2 तरीकेकार होते हैं। एक को हम वेट और ये कॉलम पैकिंग के या स्टेशनरी फेज की लोडिंग के स्लरी पैकिंग ये कह सकते हैं हम। इसमें क्या होता है कि ये एक आइडियल टेक्निक होती है, ये आपने याद रखना है। एक आइडियल टेक्निक है ये जी। जो स्लरी होती है उसको आप प्रिपेयर करते हैं, स्मॉल अमाउंट ले लेते हैं सिलिका की 10 to 20 ग्राम, और कोई लीस्ट पोलर सॉल्वेंट देते हैं जिसमें आप उसको मिक्स करते हैं। और क्योंकि अगर आप पोलर ले लेंगे तो सिलिका भी तो पोलर है, वो तो डिजोल्व हो जाएगा। आप बनाना चाह रहे हैं स्लरी पेस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आप लीस्ट पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, उसको आप बीकर में इंडेलते हैं, कॉलम में फिर आप ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह ये प्रोसेस फिर कंटिन्यूस चलता जाता है जब तक कि सारी की सारा जो आपका स्टेशनरी फेज है वो फिरमली पैक्ड ना हो जाए कॉलम के अंदर, ठीक है। इसके बाद आप सैंड को भी ऐड कर सकते हैं। जब आपने स्लरी ऐड करवा दी है तो सैंड को भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं। आफ्टर सेटिंग the adsorbent excess solvent is to drain out by outlet duct, but a head or layer of solvent always should always cover the adsorbent, otherwise cracks will develop in column and become useless for column chromatography। यानी इसका मकसद यही है कि ना जो सॉल्वेंट की ड्रेनेज हो जाती है, ठीक है। सॉल्वेंट अगर थोड़ा बहुत भी रह गया ना कॉलम के अंदर तो फिर क्रैक आ सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि सॉलिड होता है ना तो स्लरी भी बनी होती है, आप सारे का सारा सॉल्वेंट और स्लरी जो इसमें से वो निकालनी पड़ती है। अगर थोड़ा से भी रह जाएगा तो कॉलम में क्रैक्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये इसका डिसएडवांटेज है। फिर आपके पास आ जाती ड्राई पैकिंग। अब इसमें आप क्या करते हैं कि ड्राई एडजॉर्बेंट लेते हैं, उसको कॉलम के अंदर डायरेक्टली पैक्ड कर देते हैं। यहाँ पे आप वैक्यूम पंप जो होता है उसको यूज कर सकते हैं। वैक्यूम पंप को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो बबल्स बनती हैं एयर बबल्स उनको रिमूव आउट किया जा सके, ठीक है।
जो बबल्स बनती है ना पैकिंग के दौरान, जो एयर या फिलिंग हो जाती है उसकी, तो उसको आप ड्राई पैकिंग के मेथड से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर एक जो इसके डीमेरिट्स हैं वो एयर बबल की फॉर्मेशन होती है। एयर बबल जो होते हैं वो इंट्रैप्ड कर सकते हैं। कॉलम जो है वो यूनिफॉर्म पैक नहीं हो सकता। यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी जो है वो डिपेंड कर रही है, और यहाँ पर भी क्रैक्स आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं कि डायामीटर जो है स्टेशनरी फेज का 60 से 200 माइक्रोमीटर तक होना चाहिए। ठीक है, स्टेशनरी फेज जो है वो इनर्ट होना चाहिए, और ये इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, ठीक है, और इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और इसकी हाई हाई रेजोल्यूशन कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है जी, हाई रेजोल्यूशन कैपेसिटी होनी चाहिए इसकी। इसके बाद ये स्टेशनरी फेज शुड फ्री, यानी जो डिस्टरबेंस नहीं करना चाहिए इसको ना, मोबाइल फेज की मूवमेंट में ये डिस्टर्ब ना करे उसको, मोबाइल फेज को ना रोके। ठीक है, और शुड भी कलरलेस होना चाहिए। स्टेशनरी फेज जो है वो भी कलरलेस हो। इसकी एग्जांपल आपके पास सिलिका जेल, सिलिका जेल, एलुमिना, फिर आपके पास सक्रोज, सक्रोज, चारकोल, ये इसकी एग्जांपल आ सकती है। ठीक है जी, इसके बाद मोबाइल फेज की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मोबाइल फेज को इल्यूटिंग सॉल्वेंट भी बोलते हैं। इल्यूटिंग सॉल्वेंट भी बोलते हैं। तो मोबाइल फेज की विस्कासिटी जो मॉडरेट होनी चाहिए, हायर विस्कासिटी का हुआ तो जो टाइम है वो ज्यादा उसे लगेगा सेपरेशन काज करवाने में। ठीक है, प्योरिटी की बात करें तो ये 100% प्योर होना चाहिए। इम्प्योर हुआ तो रेजोल्यूशन अच्छी नहीं मिलेगी। फिर आपको टॉक्सिसिटी देखनी है तो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, और ये इजीली अवेलेबल हो। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल आ जाती हैं हेक्सेन आपके पास, फिर एथानॉल, वाटर, साइक्लोहेक्सेन, पेट्रोल, ये सारी आपकी मोबाइल फेज की टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है जी, आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो बताएं जी, वरना आज के लिए हम यहाँ पर मीटिंग एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल इसको हम एंड खत्म कर देंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी को जी। कोई भी सवाल है अगर आपका तो बता सकते हैं, वरना जैसे ये मीटिंग एंड होगी तो हमारा लेक्चर भी आज एंड हो जाएगा। एल्यूटिंग है जी, एल्यूटिंग, ये ई है, एल्यूटिंग। ठीक है जी, आप लोग तैयारी करें, इंशाल्लाह कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।